हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है हमारी वो है अस्थमा एंड इट्स योगिक ट्रीटमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फैक्ट अबाउट अस्थमा, व्हाट इज अस्थमा, टाइप्स ऑफ अस्थमा, साइन एंड सिम्टम्स, सम एलर्जेंस विच मै कॉजेज अस्थमा, फैक्टर दैट मै क्रॉस्ड अस्थमा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, टाइप्स ऑफ इनहेलर, डाइटरी मैनेजमेंट और लास्ट में योगिक ट्रीटमेंट। ये इंडेक्स हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपको कोई स्पेशल कोई चीज़ पढ़नी हो तो आप वीडियो को जो है आगे बढ़ा करके वो पढ़ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमारा वो है इंट्रोडक्शन। अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे इन विच मैनी सेल एंड सेलुलर एलिमेंट्स प्ले अ रोल। अस्थमा एक वायु मार्ग की एक पुरानी सूजन रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें कई सेल एंड सेलुलर एलिमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। It is characterized by inflammation and hyper-responsiveness of trachea bronchial tree, resulting in reversible narrowing of air tubes, mucosal edema and mucus plugging। ये श्वास नली ब्रोंकियल ट्री के सूजन और अति क्रियाशीलता की विशेषता है जिसके परिणाम स्वरूप एयर ट्यूब, एडिमा एंड म्यूकस प्लगिंग होता है। यहाँ पे दो कबूतरों का चित्र बना हुआ है। तो पहला कबूतर जो है वो पूछ रहा है व्हाट आर अदर वर्ड ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कि ब्रोंकियल अस्थमा का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा जो है कबूतर वो जवाब दे रहा है कि इसका जो है अस्थमा अटैक, अस्थमा, कार्डियक अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी इसको कहते हैं। यस, नेक्स्ट है फैक्ट अबाउट अस्थमा। एक रिपोर्ट है द ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2018 के अनुसार हमने लिया है। अस्थमा किल अराउंड 1000 पीपल एवरी डे, अफेक्टेड एज मैनी एज 339 मिलियन पीपल एंड प्रिवलेंस इज रीजिंग। 1000 व्यक्ति जो है अस्थमा से प्रतिदिन मरते हैं और 339 मिलियन पीपल्स जो है इससे प्रतिदिन जो है वो अफेक्टेड होते हैं। According to the Center of Disease Control and Prevention (DC), 1 in 13 people have asthma। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना ये है कि हर 13 में से एक व्यक्ति को जो है वो अस्थमा है। अस्थमा इज मोर कॉमन इन एडल्ट वोमेन देन एडल्ट मैन। अस्थमा जो है ये वयस्क महिलाओं में ज़्यादा होता है वयस्क पुरुषों की अपेक्षा। मोर देन 25 मिलियन अमेरिकन हैव अस्थमा। लगभग 25 मिलियन अमेरिकन को जो है वो अस्थमा की शिकायत है। दिस इज 7.7% ऑफ एडल्ट, जिसमें 7.7% जो है एडल्ट हैं और 8.4% ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे हैं 8.4%। अस्थमा हैज़ बीन इंक्रीज सिंस इन ईयरली 1980s इन ऑल सेक्स एंड एज। 1980 से लेकर के हर एज ग्रुप में और मेल और फीमेल में जो है अस्थमा जो बीमारी है ये लगातार इंक्रीज होते हुए दिख रही है। वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। अस्थमा अफेक्टेड एज एस्टिमेटेड 262 मिलियन पीपल इन 2019 एंड कॉजेज 4,61,000 डेथ अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का कहना ये है कि लगभग 262 मिलियन पीपल्स जो हैं वो 2019 में जो है अफेक्टेड हुए हैं और 4,61,000 डेथ जो हैं वो 2019 में हुई है। इस हिसाब से अगर हम 4,61,000 को 365 से अगर भाग करते हैं तो लगभग 1263 लोग जो हैं वो एक दिन में अस्थमा से मरे हैं 2019 में। ये स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अस्थमा क्या है और कैसे होता है ये। तो ये सिंपल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा ट्रैकिया है, 2 भाग में डिवाइड हो गया है। पहला जो है ये हमारा प्राइमरी ब्रोंक्यूस है, फिर उसके नीचे की तरफ हम थोड़ा आते हैं जिस 2-3 भाग में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंक्यूस। फिर हमारा टर्जरी ब्रोंक्यूस, फिर है हमारा ब्रोंकिल। उसके बाद में हमारा इधर जो है आखिरी में जो है एल्वोलाई आ गया। एल्वोलाई को हम बड़े सेट में देखते हैं तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह जो है
वो दिखाई देता है, जहाँ पे जो है ये गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वोलाई में। ठीक है, तो ऊपर के डायग्राम में आते हैं हम ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया पूरा। इस छोटे से भाग को हमने बड़ा किया। ये ब्रोंकिल्स का जो भाग है, ब्रोंकिल्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एयर का आने जाने का जो रास्ता है ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति का ब्रोंकिल्स है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति आराम से श्वास लेता है तो वो ब्रोंकिल्स तक जाता है, एल्वोलाई तक जाता है, और फिर वो जब श्वास छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके शरीर से जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। और ये वाला जो डायग्राम हमको दिख रहा है ये ब्रोंकियल्स ट्यूबल्स ड्यूरिंग अटैक, मतलब कि जिन लोग को अस्थमा हो चुका है उन लोग का जो है इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें जो है जो स्पेस है एयर का इधर से जाने के लिए वो बहुत कम, छोटा सा हो गया है, क्योंकि इस पे आसपास की जो वॉल है ये फैल चुकी है, मोटी हो चुकी है, जिसके कारण से स्पेस कम हो गया, जिसको हम एक्सेस म्यूकस कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा डायग्राम हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि जब हमको अस्थमा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, श्लेष्मा हो जाता है, या जिसको हम गाढ़ा पीला द्रव्य कहते हैं। जब भी हमको सर्दी जुकाम खांसी होती है तो यही गाढ़ा पीला द्रव्य जो है वो खांसी के माध्यम से या खकार के माध्यम से जो है हमारे शरीर के बाहर की तरफ आता है। और जब लंबे समय तक वो खांसी ठीक नहीं होती है, हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे यही कहता है कि आपको जो है वो ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। आगे कौन से टेस्ट होते कौन हम देखेंगे। तो ये टेस्ट कराने के बाद में आपकी पता चलता है कि आपको तो अस्थमा है ना। तो अस्थमा में जो है वो यही सब होता है कि इन्फ्लामेशन, जो स्पेस जो है वो कम हो जाता है बिल्कुल। और जब व्यक्ति सांस लेता है तो सांस तो जा नहीं पाएगी ठीक से। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि स्पेस कम है और ऊपर से ये इन्फ्लामेशन है। तो ऐसी कंडीशन में श्वास लेने में जो है वो दिक्कत होती है। दूसरा, प्रॉपर मात्रा में जो है ऑक्सीजन जो है वो शरीर को नहीं मिल पाती है। तीसरा, अगर हम थोड़ी दूर पे कहीं चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है हमको थकावट जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रकार के जो है वो अस्थमा के टाइप्स लिखा हूँ। अलग अलग जगह पर आप देखोगे तो वो अलग अलग आपको टाइप्स जो है वो मिल सकते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पे चाइल्डहुड अस्थमा पहला, दूसरा है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, तीसरा ऑक्यूपेशनल अस्थमा, चौथा है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड सीवियर अस्थमा, और लास्ट जो है वो हमारा है सीजनल अस्थमा। पहला वाला जो है वो चाइल्डहुड अस्थमा, इसको हम देखते हैं। चाइल्डहुड अस्थमा जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो बच्चे में अस्थमा होता है उसे हम चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। बेसिकली जो 0 से लेकर के, मतलब जो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है उससे लेकर के जो 4 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें जितने भी विश्व में जितने भी लोग को अस्थमा हुआ है उसका 4.4% जो है वो इन बच्चों में देखने को मिलता है। अगर हम थोड़े से बड़े एज ग्रुप की बात करें इसी में, तो 5 साल से लेकर के जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा अस्थमा देखने को मिलता है, जिसका परसेंटेज है 9.7%। और अगर हम 0 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में कंपैरिजन करें तो लगभग 7.7% जो बच्चे हैं पूरे विश्व में जिनको भी अस्थमा हुआ है उसमें से 7.7% बच्चे को 0.18 से 0 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को अस्थमा हुआ होता है। जो अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि बच्चों में जो अस्थमा के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स जिनको हम जेनेटिकली कहते हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स को किसी को है, माँ को, दादा को, चाचा को, है ना, किसी को भी है, तो उन बच्चों को जो है होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे कम उम्र में सिगरेट, तंबाकू ये सब स्टार्ट कर देते हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको अस्थमा हो सकता है। या अचानक से जब उनका सडनली टेम्परेचर चेंज होता है इन्वायरमेंट का, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है बच्चों को अस्थमा हो सकता है। इसलिए जो माँ वगैरह होती है घर पे वो मौसम चेंज होने पे जो है बच्चों की देख रेख करती है, तो यही कारण होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो, अगर कोई बच्चा है उसको स्ट्रेस है किसी पढ़ाई को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के भी, तो उसको अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एयर पॉल्यूशन के कारण भी ये चीज़ होता है,
या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कोल्ड हवा में रह रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, अगर इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है और तो वो एसी वगैरह में बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो है अस्थमा होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वयस्क लोगों में अस्थमा होता है उसको हम एडल्ट ऑनसेट अस्थमा कहते हैं। ये नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी इलनेस होता है उसके कारण हो सकता है। एलर्जी अगर बॉडी में कहीं पर हो गई है उस कारण से भी अस्थमा हो सकता है। हार्मोन फैक्टर जो है इसमें मेन रोल अपना अदा करता है। इसके साथ साथ ओबिसिटी के कारण अस्थमा हो सकता है या स्ट्रेस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मेन रीज़न है कि अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तब भी अस्थमा के चांसेस जो है वो ऐसी कंडीशन में बढ़ जाते हैं। तीसरा जो है वो हमारा है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी हमारे नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि जिनका व्यवसाय ही ऐसा है कि उनको उस रिलेटेड काम करना है। तो किन लोग का काम ऐसा है, जैसे कि जो बेकरी में काम करते हैं, जो लोग किचन में काम करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, या जो लोग पेट शॉप्स वगैरह में काम करते हैं, जू में काम करते हैं, फॉर्म्स में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एनिमल्स के बाल वगैरह के कारण जो है वो नाक के माध्यम से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी अस्थमा जो है वो हो जाता है। और जो इंजीनियर होते हैं, जो मकान बनाने का काम करते हैं, उसकी धूल वगैरह काफ़ी उड़ती है। रोड बनाने का काम करते हैं, वहाँ पर उसकी धूल बहुत उड़ती है, तो अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में। और इसके अलावा जो लकड़ी चीरने वगैरह का काम करते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी धूल जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ती है और वो लोग अपना नाक मुँह वगैरह बंद करके नहीं रखते हैं, तो जिसके कारण से डस्ट जब अंदर की तरफ जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देती है। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं या जिन लोग को एलर्जी की प्रॉब्लम है, या जो लोग बाल काटने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो अस्थमा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड सीवियर अस्थमा। तो ऐसे 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं टोटल अस्थमा में से जो कि जिनको सीवियर अस्थमा होता है। और वो सीवियर अस्थमा ऐसा होता है कि वो अटैक आता है, वो अटैक आपका कुछ घंटे से लेकर के कई घंटे तक चल सकता है, कई दिन तक चल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो 5 से 10% लोग आते हैं जो कि इन्हेलर वगैरह का यूज़ करके अपना तुरंत जो है वो काम चलाते हैं। और अगर उनको टाइम पे इन्हेलर ना मिले तो उनकी डेथ होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सीजनल अस्थमा। सीजनल अस्थमा भी नाम से मालूम पड़ रहा है कि अचानक जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऐसी कंडीशन में भी अस्थमा होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं या ज़्यादा हो जाता है। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी अस्थमा होता है लेकिन पूरे साल भर जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऐसी कंडीशन में अस्थमा जो है उनका अचानक से वो निकल के बाहर की तरफ आता है। और कई कंडीशन ऐसी होती है, जैसे कोई नॉर्थ का व्यक्ति है, अगर वो साउथ में जाता है, अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो उसको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा है या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं उसके चांसेस। या अगर कोई साउथ का व्यक्ति है, अगर वो नॉर्थ गया, अचानक से ठंडा माहौल हुआ तो उसके अस्थमा जो है वो निकल के बाहर आता है। तो ये इतने सारे प्रकार जो हैं वो अस्थमा के हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी वो है साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हमारा है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सांस लेने में जो है वो दिक्कत होती है, खास करके तब आप थोड़ा सा चलते हो, सीढ़ी चढ़ते हो या थोड़ा बहुत खेलने की कूदने की कोशिश करते हो, ऐसी कंडीशन में ज़्यादा दिक्कत होती है। वीजिंग एंड कफ आता है, खांसी जब हम खांसते हैं तो उसके साथ में जो है कफ आता है, जिसको हम बलगम या खकार भी कहते हैं। वीजिंग मतलब जो सीटी जैसा साउंड जो है वो हमारी नाक से आता है जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि अब जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो और डॉक्टर को बताते हो कि सर मुझे जो है वो काफ़ी दिन से सर्दी खांसी जुकाम है, तो वो स्टेथोस्कोप के माध्यम से, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, स्टेथोस्कोप के माध्यम से जो है ये यहाँ चेस्ट के ऊपर लगाता है, या तो फिर जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है उसके बैक तरफ, पीठ की तरफ लगाता है, खास करके जो फीमेल होता है, या तो फिर मेल की भी जो है पीछे की तरफ होता है, क्योंकि पीछे से जो है वो लंग्स जो है हमारे क्लियर साउंड हम उनको सुन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है कि जब साउंड सुनते हैं तो
सीटी जैसे आवाज़ जो है उसमें आती है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई आपको जो है वो अस्थमा है। फिर उसको और कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट वगैरह डॉक्टर लिख देते हैं कि हाँ आप ये टेस्ट करा लो तो और कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके हिसाब जो है वो कंडीशन किस कंडीशन में है आपका, तो उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह जो है वो देते हैं। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन एक्सपायरेशन होता है, और टाइटनेस एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ चेस्ट, बहुत ज़्यादा भारी भारी चेस्ट लगता है, टाइटनेस लगता है, भरा भरा सा लगता है, ठीक है। अटैक लास्ट फ्रॉम 1 to several आवर, ये मैंने अभी बताया था आप लोग को कि 1 घंटे से लेकर के तो कई घंटे तक जो है वो आपका अस्थमा चल सकता है। हाइपरकेबिया, हाइपरकेबिया में क्या होता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हाइपोक्सिया हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हाइपोक्सिया क्या है, एसिडोसिस या तो फिर हाइपोक्सिया। डिक्रीज O2 लेवल, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स हमको बताते हैं। यस, सम एलर्जेंस विच में कॉजेस अस्थमा, ये चीज़ें जो हैं वो ये कारण है हमारे अस्थमा होने के जो हम देखते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि हाउस का जो डस्ट होता है, जैसे कि हम घर में सफाई कर रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से नाक या मुंह बंद करे हुए नहीं होते हैं, तो हमको उसका जो डस्ट है वो अगर अंदर जाएगा तो हम अस्थमिक पेशेंट हो सकते हैं। तो कभी भी जब घर की सफाई वगैरह करो तो मुंह वगैरह जो है वो बंद करके करें ताकि धूल वगैरह जो है वो ना जाए। इसके अलावा जो कारपेट वगैरह होते हैं, कारपेट की सफाई करते टाइम, या तो फिर जो मैट्रेसेस होते हैं या अफोल्ड स्टेरेड फर्नीचर होते हैं, जैसे कि गद्दे और गद्देदार फर्नीचर जो होते हैं, तो जैसे गद्दे होते हैं या तो जो चादर होती है हमारे घर में, ऐसी चादर यूज़ नहीं करनी चाहिए जिनके रोए वगैरह होते हैं, या कोई गद्दा ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए जो रोए होते हैं। कई आजकल फर्नीचर भी आ रहे हैं मार्केट में जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो रोए पाए जाते हैं, तो वो रोए अगर हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर जाते हैं तो वो अस्थमा हमको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट पोलन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पौधे का जो पराग होता है वो अगर उड़ करके हमारी नाक में जाता है, या कई बार हम क्या काम करते हैं कि फूल होता है, फूल को नाक से सूंघते हैं पास में से, तो उसका जो परागकण होता है वो अगर हमारी नाक में जाता है किसी कारण से, तो ऐसी कंडीशन में भी हमको अस्थमा हो सकता है। फिर उसके बाद में है स्पिटल में भी जो धूल होती है, या तो एक्सक्रीमेंट्स होते हैं या हेयर एंड फ्यूर होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स के, है ना, जिसमें धूल, मल, बाल और फर जो एनिमल होते हैं जो होते हैं वो अगर किसी कारण से हमारे घर में है या घर एनिमल वगैरह, तो उनको होने के चांसेस जो है अस्थमा के ज़्यादा हैं। और जिन लोग को ऑलरेडी अस्थमा है तो उन लोग को जो है ये हमेशा इन चीज़ों से जो है वो दूर रहना चाहिए। फिर कई बार जो है बुक्स वगैरह होती है हमारे घर में, उन पे धूल वगैरह जमती रहती है कई दिन से, उनको उठा के हम सफाई वगैरह करते हैं, डस्ट वगैरह उड़ती है, तो उससे भी हो सकता है। या बहुत दिन से बुक हमने खोली नहीं है तो बुक को हमको खोलते हैं, उसमें भी कई बार डस्ट मिल जाता है ना, और फिर उसको ऐसे ताकत से बंद करते हैं तो वो धूल उड़ती है ना, तो उस कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा जो एजेंट होते हैं फार्माकोलॉजिकल के, जिसमें एंजाइम होता है, एंटीबायोटिक्स होती है, वैक्सीन होता है, सीरम होता है, ठीक है, इस कारण से भी जो है अस्थमा हो सकता है। फूड कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि जो दुकान से हम पैक्ड फूड लेते हैं वो उसके कारण हो सकता है, या कुछ सब्जी भाजी वगैरह होती है जो बासी होती है, या तो फिर जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करे वाली सब्जी भाजी होती है, या जिन लोग की जो लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो खेत में काम कर रहे हैं, अपना स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोग को भी जो है ये फूड कंपोनेंट से रिलेटेड जो है वो अस्थमा हो सकता है। और कई लोग जैसे क्या होता है कि खेत में काम कर रहा है, जैसे दावन वगैरह कर रहा है, भूसा वगैरह उड़ता है उसका, है ना, तो उस कंडीशन में भी अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो
जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो या आपको ऐसा लगे कि हाँ इस चीज़ से मुझे अस्थमा हो सकता है, तो उस टाइम पे अपने मुंह पे मास्क वगैरह लगा के रखिए। अगर मास्क पॉसिबल नहीं है तो उसे अपने घर में ना रखें, ये सबसे अच्छी चीज़ है। यस, फैक्टर दैट मेक वर्स्ट अस्थमा। तो वर्स्ट अस्थमा इसमें क्या है कि एलर्जी के कारण अस्थमा हो सकता है, एयर पोल्यूशन पॉल्यूटेंट के कारण हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, एक्सरसाइज की कमी से हो सकता है, और हाइपर वेंटिलेशन से हो सकता है, वेदर चेंज से हो सकता है, फूड से हो सकता है, एडिटिव से हो सकता है, ड्रग्स से हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं जो अस्थमा होने के चांसेस बढ़ा देते हैं हमारे। यस, नेक्स्ट हमारा वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें हमारा पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो है स्पायरोमेट्री, फिर है चैलेंजेस टेस्ट, पीक फ्लो मीटर टेस्ट, एक्सहेल्ड नाइट्रिक एसिड टेस्ट, गैस एंड डिफ्यूजन टेस्ट, साइनस एलर्जी टेस्टिंग, स्पिटम, इसोनोफिल्स एंड लास्ट है हमारा एक्सरे। तो हाँ, ये हम इनको देखते हैं वन बाय वन कि ये टेस्ट क्या है और किस तरह से काम करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा है स्पायरोमेट्री टेस्ट। स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है वो नॉर्मली जो है हम श्वास का जो हमारा फ्लो होता है, जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ने का जो फ्लो होता है, और उसको जो है स्पायरोमेट्री से जो है वो चेक करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हमको अस्थमा है कि नहीं है। दूसरा जो है वो है हमारा चैलेंजेस टेस्ट। इसमें जो है पदार्थ को हम अंदर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हाँ हमारी जो ब्रीदिंग है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इस तरह से जो है वो चैलेंजेस टेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा वो है पीक फ्लो मीटर। यह जो है वो हमारे फेफड़े में हवा कितनी अंदर है और हम बाहर की तरफ इसको प्रेशर से जो है वो बाहर की तरफ फूंकते हैं बहुत ताकत से, और फिर इसमें जो कुछ नंबर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इनको जो है हम नोट कर लेते हैं कि हाँ हमने ताकत से श्वास को जो है वो फूंका, और वो ये जो रेड वाला जो निशान है वो कहाँ पर आया, 200 पे आया, 213 पे आया, 230 पे आया। तो इस तरह से जो है हम नोट कर लेते हैं, और एक हफ्ते का जो है हम पूरा नोट करके और फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो देख करके जो है वो बताता है कि हाँ आपको अस्थमा है कि नहीं है। तो ये एक हैंडल की जैसे डिवाइस होती है, कुल मिला के ये आपको मार्केट में जो है वो इजीली मिल जाता है। तो इसके माध्यम से आप घर बैठे भी जो है अपना अस्थमा चेक कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि आपको उतना एग्जैक्ट नहीं बताएगा। इससे अच्छे भी बहुत सारे टेस्ट हैं और देखते हैं हम कौन से हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा वो है एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। जब भी कोविड का टाइम चल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे बैक्टीरिया, कवक, वायरस, इन्फेक्शन, इन सबको ख़त्म करने के लिए जो है वो जिम्मेदार है। तो आज के टाइम पे जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत डिमांड भी है इसकी। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर तो नाइट्रिक ऑक्साइड के जो स्प्रे वगैरह आ रहे हैं तो उनके लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट जो है इसमें हम क्या काम करते हैं कि श्वास को जो है वो जब बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये हमारा मीटर जो है वो बताता है कि आपने कितनी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो छोड़ी है। तो इसके माध्यम से भी हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमको जो है वो अस्थमा है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गैस एंड डिफ्यूज़न टेस्ट। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि हमारी नाक को जो है वो बंद कर दिया जाता है श्वास लेने के बाद में, और कुछ टाइम तक हम श्वास को जो है वो होल्ड करते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं। तो इससे हम पता करते हैं कि जो भी हमने श्वास ली थी, अब उसके बदले में जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो कितनी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर में रुकी और कितनी चीज़ें जो है वो शरीर से बाहर आई। तो इन सब का जो है वो हम मेज़रमेंट करते हैं, और मेज़रमेंट करने के बाद में हम ये पता करते हैं या ये बता देते हैं कि हाँ इसको अस्थमा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया, एक बहुत शानदार टेस्ट होता है। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है साइनस, है ना। तो ये कई बार क्या होता है कि ये साइनस एक प्रकार की डिजीज़ है जिसमें जो नाक के अंदर जो ऊपर वाला जो रास्ता होता है
इसको हम नेज़ल कैविटी के अंदर वाला जो एरिया होता है ये इसके ऊपर वाला हिस्सा या इसके अंदर वाला हिस्सा जो है ये सूज जाता है, जिसके कारण से जो है नाक में स्पेस कम होता है और इसके कारण भी जो है वो बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, संक्रमण फैल जाता है। और डॉक्टर जो है वो साइनस की जांच के लिए सीटी स्कैन करने के लिए बोलता है, और अगर उसको सीटी स्कैन में मालूम पड़ता है कि हाँ इसको साइनस की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में जो है डॉक्टर फिर उसको 10 से 12 दिन की जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ में देता है और इसका इलाज करते रहता है। और जब उसका साइनस की समस्या जो है उसको ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है उसको अस्थमा से जो है वो छुटकारा मिल जाता है, या अस्थमा जो है उसका धीरे से ख़त्म हो जाता है। तो ये भी कंडीशन है, साइनस भी चेक कर सकते हैं हम। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हाँ साइनस के कारण है तो वो साइनस चेक करने के लिए आपको कहेगा। नेक्स्ट है आपका एलर्जी टेस्ट। तो जब भी कुछ गलत खाने में आ गया, आपका फूड एलर्जी वगैरह हो गया या एयर पोल्यूशन के कारण आपको एलर्जी हो गया, तो इस तरह से जो है वो आपको स्किन पर जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। और आपको बता दूं कि ये बहुत ही थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी दिक्कतें होती है। क्योंकि ये जो टेस्ट होता है एलर्जी टेस्टिंग जो होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको टेस्ट करने के लिए बोलता है। तो जो स्किन टेस्ट होता है, एक तो सबसे ज़्यादा पहली बात कि ये बहुत कॉस्टली होता है, और दूसरी बात जो है अगर आप किसी भी प्रकार की एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, और डॉक्टर उसको जो है वो कहेगा कि आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, तब आपका टेस्ट जो है वो आसानी से हो जाएगा। और इसके अलावा जो है टेस्ट के जो ट्रैक होता है, टेस्ट के ट्रैक में जो है आपका जो शरीर होता है वो एक इम्यूनोग्लोबिन ई नामक एक अणु बनाता है, जिसके कारण जो है वो एलर्जी उत्पन्न होती है। और अगर वो नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो जाता है तब ये कंडीशन होती है। अगर नॉर्मल तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह की एलर्जी देखने को मिलती है, और व्यक्ति को जो है अस्थमा होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इस टेस्ट को जो है स्किन ट्रिक टेस्ट भी कहते हैं, प्रिक टेस्ट। और अगर मान लो किसी कारण से अगर ये नेगेटिव आता है, अगर मान लो इम्यूनोग्लोबिन ई नामक का जो अणु होता है अगर इसमें नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो इंट्राडर्मिनल टेस्ट होता है एक, वो डॉक्टर कराने के लिए बोलता है, जिसमें मालूम पड़ता है कि ये जो एलर्जी है वो इन्वायरमेंट के कारण हुई है, या किसी मेडिसिन के कारण हुई है, या तो फिर कोई फूड एलर्जी है। इस तरह से जो है वो मालूम हमको पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है वो है स्पटम इसिनोफिल्स। इसमें जो है वो डॉक्टर कई बार क्या काम करता है कि आपसे कहता है, एक छोटी सी डब्बी देगा आपको, और डब्बी देने के बाद में कहेगा कि आप सुबह सुबह की जो खकार होती है, जो आपका बलगम होता है, वो इसमें आप थूक दीजिए और थूक करके डॉक्टर को दे दीजिए वापस। तो आप जब देते हो उनको तो वो बलगम में जो है वो डॉक्टर चेक करता है इसिनोफिल्स की मात्रा को, तो उससे फिर पता कर सकते हैं कि हाँ ये इस व्यक्ति को जो है वो दिक्कत है या नहीं है अस्थमा की। नेक्स्ट जो है वो तरीका है वो है एक्सरे का। तो एक्सरे के माध्यम से भी जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ इसको अस्थमा है कि नहीं है। तो ये जो एक्सरे है ये एक अस्थमेटिक पेशेंट का एक्सरे है। तो ये हमारा हार्ट हो गया, इसका जो एक्सरे होता है वो हल्का सा ब्लर होता है, पूरा भरा भरा हुआ होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये उतना क्लियर आपको नहीं दिख पाएगा, एक मिनट। हाँ ये देखिए ना, पॉल्यूशन के कारण भी मैंने यहाँ बता रखा है कि अस्थमा होता है, बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह या एयर पोल्यूशन है। तो ये है एक्सरे है चेस्ट का। तो ये पूरा जो है वो टाइटनेस जो है भरा हुआ जो है वो दिखता है ऐसे व्यक्ति का। तो पता कर सकते हैं एक्सरे के माध्यम से भी कि हाँ इसको अस्थमा है। नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ इन्हेलर है। तो इन्हेलर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंट्रोलर्स और एक होता है प्रिवेंटर। तो पहला जो है कंट्रोलर इन्हेलर जो होता है
वो अस्थमा को कंट्रोल करने में जो है वो मदद करता है, जिसकी ज़रूरत जो है हमको कभी कभी पड़ती है। कभी कभी हमने जैसे ले लिया दिन में 1 बार 2 बार, ठीक है, फिर कर लिया, इस तरह से हम डे बाय डे जो है वो इन्हेलर का यूज़ करते हैं। और इसके जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इन्हेलर जो है वो अस्थमिक पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है मेडिसिन वगैरह रिलेटेड में। तो ये जिसमें जो है दवाई होती है, वो दवाई जो है वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती है। और ये जो हमने पहले देखा था कि उसमें पहले रास्ता नहीं बना हुआ रहता है, तो जैसे ही ये दवाई जाती है तो तुरंत जो है वो दीवारों को जो है वो फैला देती है, जिसके कारण से रास्ता बन जाता है अपने आप में और सांस लेने में जो है वो आसानी रहती है। दूसरा है प्रिवेंटलर। तो जब एकदम से जब सांस नहीं आती है और बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके पास में इन्हेलर होना चाहिए। तो तुरंत जो है आप इन्हेलर के माध्यम से जो है इमरजेंसी पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा वो है डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में हमको क्या क्या नहीं लेना है वो मैंने यहाँ पर बताया हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या कम करना है, कोल्ड फूड्स जैसे दही हो गया या कोई भी ठंडी चीज़ हो गई है ना, तो वो आपको नहीं लेना है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है आइसक्रीम, चॉकलेट आपको नहीं लेना है। अदर स्टिमुलेट्स वगैरह नहीं लेना है। फ्रूट वगैरह नहीं लेना है जो ठंडे, जिसकी तासीर जो होती है वो ठंडे होता है, जैसे बनाना वगैरह होता है, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लेना है आपको। चावल भी नहीं लेना है। मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह नहीं लेना है आपको। यहाँ घी नहीं लेना है, बटर नहीं लेना है, ऑयली नहीं खाना है आपको, स्पाइसी ज़्यादा तला भुना नहीं लेना है आपको। अदर कफ एग्रीवेटिंग डाइट्स, जिस डाइट में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे जो है आपको नहीं लेना है। जो अवॉइड टॉकिंग फूड आफ्टर सनसेट, मतलब शाम को जो है सूर्यास्त के बाद में आपको कोशिश करना है कि खाना नहीं खाना है। और मेरी तो जहाँ तक ये मानना है कि आप शाम के टाइम खाना ही ना खाएं, ठीक है। आप 3-4 बजे खा लें एकदम, कम से कम ऐसे व्यक्ति को कम से कम शाम के टाइम खाना खाना चाहिए, जो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका कि आपको जो है हमेशा गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी जो है आपको जैसे फ्रीज वगैरह का हो गया, ये इस तरह से नहीं पीना है, क्योंकि ये जो है आपके अस्थमा को जो है बढ़ा सकता है। तो आपको खाना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको जो है ज़्यादातर कोशिश करो कि चीज़ों को गर्म खाएं, ठीक है। और उबली हुई सब्जी खाएं, हरी सब्जियां खाएं आप लोग, ठीक है। दाल वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जो है वो हमारी अब है जो है योगिक मैनेजमेंट। ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली तरीके से जो है ये चार्ट बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले सटक्रियाज हैं। ये डायरेक्ट जो है वो जो गंदगी है, जो इन्फ्लामेशन है, उसको जो है बाहर निकालने का काम करती है। जो आपकी बॉडी में कफ की मात्रा बढ़ गई है, उस कफ की मात्रा को जो है वो रिलीज़ करती है। तो सबसे पहले आपको जल नीति करना है, और उसके बाद में सूत्र नीति करना है, और आखिरी में आपको जो है वो कपालभाति करना है। तो सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पर बनाया है। आप जो है वो कुंजल या वस्त्र धोती जो है ये हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप योग क्लासेस शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले ओम चैंटिंग और प्रेयर से स्टार्ट करनी है। ओम चैंटिंग भी आप कर सकते हो, या आप अपने जिस भी इष्ट को मान सकते हो, तो उसकी 30 सेकेंड या 1 मिनट प्रेयर करके, प्रार्थना करके जो है अपनी योग की क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। तो वार्म अप एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करना होता है योग में। तो सूर्य नमस्कार आप जो है वो 3 से 5 राउंड वार्म अप के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। नॉर्मली जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है वो ज़्यादा नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे करें, इजी करें, धीरे से उसकी स्पीड बढ़ाएं और धीरे से जो है उसकी क्वांटिटी को जो है वो बढ़ाएं, तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर जो लोग जिनके जॉइंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बहुत कम मूवमेंट होते हैं, तो उनको सबसे पहले जो है वो कुछ दिन तक सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए सूक्ष्म व्यायाम की, ठीक है। ये जो है आपको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बुक में मिल जाएगा किस तरह से। अगर आपको नहीं आ रही है इसमें से कोई भी, तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी जो है डायरेक्ट फ़ोन लगा करके या तो फिर कोई भी माध्यम से जो है आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आपका जो है वो योगासन।
ये सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पर जो है वो जमाया हूँ। तो सबसे पहले आपको ताड़ासन करना है, देन कटी चक्रासन, ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन करना है, मार्जरी आसन करना है, सशंक भुजंगासन करना है आपको। सशंक भुजंगासन के 8, 10, 15 जो वेरिएशन है उसको कंटिन्यू करना है। उष्ट्रासन आपको करना है, उसके बाद में भुजंगासन में होल्डिंग करनी है। सर्वांगासन करना है 1 2 टाइम, सिंहासन करना है आपको 1 2 टाइम, तोलंगुलासन करना है 1 टाइम 2 टाइम्स, वक्रासन दोनों तरफ से करना है एक एक बार कम से कम, सरल मत्स्येंद्रासन करना है कम से कम 2 बार 3 बार एक एक तरफ से, काफ़ी अच्छा है ये। गोमुखासन जो है ये स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा आपको आपके, और स्ट्रेस को जब रिलीज़ करेगा तो अस्थमा को भी जो है वो दूर करने में आपके बाकी आसन जो है वो मदद करेंगे। शवासन करना है आपको, ठीक है। इसके बाद में प्राणायाम में आपका योगिक ब्रीदिंग करना है आपको, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, सूर्य भेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रस्तिका प्राणायाम, इतने सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। और गर्मी का टाइम है तो आप भ्रस्तिका प्राणायाम जो है वो ज़्यादा ना करें, 1 राउंड 2 राउंड करें, ठीक है, इससे ज़्यादा ना करें। सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वो आप लगभग 15 से 20 राउंड कर सकते हैं 1 2 नॉस्ट्रिल से। तो इस तरह से जो है प्राणायाम कर सकते हैं। स्पेशल प्रैक्टिस में आप योग निद्रा और अंतर्मौन साधना कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप ओम मेडिटेशन का जो है वो जब कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये कुछ पोस्चर्स हैं, इनके डायग्राम जो है यहाँ पर बना दिए। ये मोरारजी देसाई एक शेड्यूल बनाया था ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, तो उसका एक पिक्चर यहाँ पर क्लिक करके मैं डाल दिया हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। ये रेफरेंसेस है जो हमने पीपीटी बनाने के लिए यूज़ किया था। इसके अलावा बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा रेफरेंस हो जाने के कारण मैं इसमें ऐड नहीं किया, डायरेक्ट स्लाइड के नीचे मैं दे दिया हूँ। अगर इस स्लाइड से रिलेटेड आपका या अस्थमा से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।